इस वक्त प्याज फसल में अगर किसी बीमारी ने किसानों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है तो वो है जलेबी रोग। जलेबी रोग आने का कारण क्या है, उसको किस तरह से अपन पहचानें, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन सी सावधानी हमें अपने खेतों में रखनी है जिससे कि जलेबी रोग हमारे खेतों में ना आए। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक कंप्लीट रिसर्च वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है दोस्तों मैंने अपने चैनल पर 9 अगस्त 2021 एक 16 अगस्त 2021 दो वीडियो अपने चैनल पर डाले थे। जिस वक्त प्याज की बुआई हो रही थी उस वक्त अगर किसानों ने वीडियो को देखा होगा, देख कर हमारी बातों को अगर माना होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन किसानों के खेतों के अंदर जलेबी रोग की शिकायत नहीं होगी। मैं स्पष्ट 27 अगस्त को बोल दिया था कि अब अलवर के किसान अपने ही जाल में फंस चुके हैं, जबकि एक वीडियो 9 अगस्त का जो मैंने डाला था उसमें बता दिया था टॉप सीक्रेट कि आप अच्छा उत्पादन किस तरह से ले सकते हो। लेकिन जल्दी प्याज को तैयार करने के चक्कर में, ज़्यादा भाव लेने के चक्कर में अलवर के किसान खुद ब खुद अब की दफ़ा फंस चुके हैं। चलिए छोड़िए इन बातों को, अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी इसको अब कंट्रोल किस तरह से किया जाए, क्योंकि एक तरह से ये नासूर बन चुका है इस समय। तो पहले आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब सभी किसानों ने दिया। उसका सही जवाब दोस्तों थाइफेनेट मिथाइल 70% WP था। जो अधिकतर जवाब हैं वो एकदम सही राइट आए हैं और हमारे पास कमेंट्स की इतनी लंबी एक लिस्ट बन गई दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को इस वीडियो में सभी भाइयों के नाम अगर मैं लेने लग जाऊं तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जलेबी रोग है क्या। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं 5 टॉपिक इस वीडियो में लूँगा और 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, एक भी जानकारी छूटी समस्या आप लोगों के लिए गहरा सकते। दोस्तों प्याज का जो पौधा होता है, प्याज का जो प्लांट होता है उसके अंदर एक बीमारी आती है, उसकी वजह से वो पौधा है वो जलेबी के आकार की तरह यूं घूम जाता है तने से और उनकी पत्तियां वो घूम कर यूं नीचे ज़मीन में लौट जाती है। उसको अपन फिर देसी भाषा में, किसानी भाषा में जलेबी रोग बोलने लग गए। दूसरा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जलेबी रोग होता क्यों है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को जितनी भी जानकारियाँ मिलेगी, चाहे वो इंटरनेट पे लो या फिर आप कोई भी सरकारी जो कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं उनसे अगर आप कोई जानकारी लोगे, तो इस देश के अंदर जलेबी रोग का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो थ्रिप्स को माना गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो हमारी रिसर्च है, जो हम प्याज का हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, जलेबी रोग के 2 कारण होते हैं। एक, जब हमारे देश के अंदर 2 सीज़न के अंदर प्याज लगाई जाती है, रबी सीज़न और खरीफ सीज़न, और दोनों सीज़न में कारण भी अलग अलग हैं। रबी सीज़न के अंदर जलेबी रोग लगने में सबसे बड़ा कारण वो थ्रिप्स का होता है रबी सीज़न में। लेकिन और खरीफ सीज़न, अब जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इस वक्त वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ पे अलवर ज़िले के अंदर जलेबी रोग सबसे ज़्यादा इस साल दिखाई दे रहा है और चारों तरफ किसान उस जलेबी रोग से ज़्यादा परेशान है। तो खरीफ सीज़न के अंदर जब प्याज बोई जाती, बरसाती सीज़न की जो प्याज बोई जाती, उस वक्त थ्रिप्स का कोई रोल नहीं होता है जलेबी रोग लगने में। उस वक्त ये एक बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की वजह से जलेबी रोग लगता है। इसमें कारण आप लोगों को 5-6 निकालने पड़ेंगे। 5-6 कारण हैं भी, ये रिसर्च है एकदम, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपने स्वयं के रिसर्च के आधार पर ये आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले, समय से पहले अगर आप लोगों ने प्याज की बुआई की है तो आप लोगों को खेतों के अंदर जलेबी रोग बनने की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा मेजर प्रॉब्लम, अगर आप लोगों ने जो गंठियाँ लगाई हैं, जो कांदियाँ लगाई है, वो बारिश से भीगी हुई है। पहले जब अपन ने मई महीने में गंठियों को अपने खेतों से निकाल के उनको सुखा के अलग से स्टोर किया था, उस वक्त बारिश आई थी अब की दफ़ा, और बहुत से किसानों की जो गंठियाँ हैं वो बारिश में भीगी थी। साथ ही साथ जो इस वक्त तलाजा गुजरात से बीज आ रहा है अब की दफ़ा, तो जो ताउते तूफान आया था उस वक्त भी वहाँ पे गुजरात तलाजा के अंदर अधिकतर बीज है वो भीग चुका था। खेतों के अंदर पानी इतना ज़्यादा भर गया था कि उनके बीज वो भीग चुके थे। इससे अगला जो कारण दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आप लोगों को मैं 100% ये जो बातें बता रहा हूँ उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ना कोई कृषि वैज्ञानिक कर सकता है। तीसरा टॉपिक, तीसरा कारण जो है दोस्तों वो ये है कि अपने खेतों के अंदर ज़्यादा नमी का होना, ज़्यादा पानी का भराव होना। करते क्या है, आप लोग देख रहे हो, आसपास देखते हो, हम किसान लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती रहती है, जैसे ही बारिश एकदम रुकती है अपन दूसरे दिन से सिंचाई स्टार्ट कर देते हैं। सबसे मोटी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर, मैं एक बार नहीं 36 बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ, हमारे देश के अंदर किसानों का अगर पिछड़ेपन होने का सबसे बड़ा कोई कारण है
तो उनका जो इरिगेशन सिस्टम है ना, वो उन लोगों को पता ही नहीं है पानी अपन को कब पिलाना है कब नहीं पिलाना है। साथ ही अगला इसके अंदर क्या है, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अपने मौसम के अंदर, अपने वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल है जो एक तरह से मैं आप लोगों को बताऊं, जो हुम्मस होता है वो एकदम से बढ़ जाना। साथ ही साथ कभी मौसम ठंडा हो जाना, कभी गर्म हो जाना, मतलब टेम्परेचर अप एंड डाउन, और वो भी बहुत जल्दी ये प्रक्रिया होना। जैसे कि बरसात हुई है, बरसात होगी, उस वक्त टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, दूसरे दिन बरसात बंद होगी, तेज सूर्य की किरणें आएंगी पृथ्वी के ऊपर, गर्मी है वो गर्मी का लेवल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। तो एक तरह से जो सर्द गर्म बोलते हैं ना, वो सर्द गर्म बन जाती है। अगला जो कारण है दोस्तों, वो ये है कि नाइट्रोजन खादों का या तो ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप गलत टाइम पे उसका इस्तेमाल कर रहे हो। नाइट्रोजन खादें जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, आप प्याज लगाने के लगभग 1 महीने तक आप नाइट्रोजन खाद शुरुआत में मत दो, स्पेशली खरीफ सीजन की जो प्याज है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, नाइट्रोजन खाद अगर आप यूज़ कर भी रहे हो तो आप थोड़ी मात्रा में कीजिए, चाहे आप यूरिया लीजिए, चाहे आप अमोनियम सल्फेट लीजिए। नाइट्रोजन खाद अगर आप यूज़ करते हो तो देखिए मौसम आपका खुला होना चाहिए, ओस उस वक्त आपके खेतों के अंदर नहीं होनी चाहिए। और यूरिया या फिर आप अमोनियम सल्फेट यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप सल्फ़र ऐड कर लीजिए। उस पर सल्फ़र अगर आप लगा लोगे तो वो ऊपर से कोटिंग सल्फ़र की हो जाएगी, तो आप फेंकोगे तो एक तो इनका जो पत्तियाँ उनके बीच में वो जो इनका यूरिया अमोनियम सल्फेट उनके जो दाने हैं, वो दाने उनके पत्तियों के बीच में नहीं रुकेंगे। अगर वो रुक गए, ऊपर से रात के टाइम में ओस आ गई या फिर आपने स्प्रिंकलर चला दिया, तो 100% आपके खेतों के अंदर जलेबी रोग बनेगा। या फिर जो गोब गलन की शिकायत आती है कि ऊपर से उसकी गोब है वो गड़ जाती है, पूरा पौधा है वो ख़त्म हो जाता है, वो बीमारी बनेगी। दोस्तों अगला टॉपिक, मेरे पड़ोस के खेत के अंदर जलेबी रोग लगी हुई है, क्या मेरे खेत में भी आ सकती है? ये एक प्रश्न है और इसका जवाब है बिल्कुल आ सकती है। आप सतर्क हो जाइए, आप उसका प्रिवेंटिव स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पे जलेबी रोग लगता है, ये एक तरह का बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है और ये हवा से चलता है, पानी से चलता है। आप लोग देख रहे होते हो कि आपके खेत में कहीं छोटी सी जगह पर इसकी शुरुआत होती, फिर पूरे खेत को ये जकड़ लेता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप आसपास देखिए, अगर आपके पड़ोस के अंदर ये बीमारी आ चुकी है तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, प्रिवेंटिव है वो स्टार्ट कर दीजिए। आगे मैं वीडियो में इसके कंप्लीट इसको रोकने के उपाय बताऊंगा, प्रिवेंटिव भी, और अगर बीमारी आ जाती है तो उसको किस तरह से रोका जाए ये भी बताऊंगा। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारे देश के अंदर जिन भी किसानों ने इस वक्त रबी सीजन की प्याज को स्टॉक कर रखा है, अधिकतर एमपी के किसान और महाराष्ट्र के किसान, उन किसानों की सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा है वो ये है कि अलवर के अंदर अभी तक कितने % प्याज ख़राब हो चुकी है, जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी तक अगर ओवरऑल देखा जाए, मौसम खुलेगा तब पूरे आंकड़े आएंगे, बाकी अभी तक अगर ओवरऑल बताऊँ मैं आप लोगों को, मात्र 10 से 15% प्याज के अंदर इफेक्ट आया अभी तक जो सिचुएशन। ये प्याज देख लीजिए, ये 17 अगस्त की प्याज लगी हुई है और 25 अक्टूबर को ये प्याज तैयार हो जाएगी दोस्तों, बाज़ार में आ जाएगी। 1 नंबर की प्याज। फ़िलहाल इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ना बारिश का है और ना किसी तरह का कोई फंगल डिजीज इसमें आई। जो नुकसान हुआ है अलवर में, वो अलवर के आसपास जितने भी गांव हैं जहां पे चिकनी मिट्टी है, तो जिन किसानों ने समय से पहले बुआई कर दी थी आगे भाव जल्दी लेने के चक्कर में, या फिर जिन किसानों के बीज के अंदर कोई खामी थी, उन किसानों को ये प्रॉब्लम आई है और किसान है वो अपनी पूरी मशक्कत कर रहे हैं। अब इससे आगे प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बारिशों का दौर लगातार और 1 सप्ताह या 10 दिन तक जारी रहता है तो फिर प्याज फसल का जो उत्पादन है निश्चित तौर पर घटेगा, वो शायद 50% तक कम हो सकता है। तो इनके जो आंकड़े हैं वो आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों को बता रहा हूँ, लगभग 10 से 15% नुकसान अभी हुआ है। दोस्तों अब सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं कि इस बीमारी को कंट्रोल कैसे करें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस बीमारी को अपन आने से पहले कंट्रोल कर सकते हैं प्रिवेंटिव करके। अगर ये खेतों में आ गई है तो उसके बाद जब तक मौसम नहीं खुलेगा, जब तक पश्चिम दिशा से हवाएं नहीं चलेगी, मौसम से ह्यूमिडिटी लेवल कम नहीं होगा, वातावरण एकदम सूखा नहीं होगा, तब तक इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसी भी फंगस को फंजीसाइड से अपन रोक सकते हैं, लेकिन किसी भी बैक्टीरियल डिजीज़ को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर अपन को फंजीसाइड के साथ साथ बैक्टीरियासाइड ज़रूर यूज करना है। तो जिन खेतों के अंदर ये बीमारी अभी आई नहीं है या फिर कहीं शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कहीं छोटे से एरिया में भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले कीजिए कि जितना भी एरिया है उसमें से जो भी छोटा आपका एरिया, जितनी भी प्याज के अंदर, जितने भी पौधों के अंदर ये बीमारी दिखाई दे रही है, उनको शुरुआत में उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह
ले जाके उनको कोई गड्ढा खोद के दबा दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों के खेत के अंदर ये बीमारी फैल चुकी है तो जब तक मौसम खुलेगा नहीं तब तक मैं आप लोगों से बता दिया, इस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, लेकिन अपन को लगातार लगे रहना। तो इसके अंदर बड़े टेक्निकल यूज़ करने। मैं आप लोगों को एक टेक्निकल बताता हूँ जिसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। धानुका कंपनी का कोनिका के नाम से आता है, जिसके अंदर COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है। इस बीमारी के अंदर ये बिल्कुल फ़ायदा करेगी, आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप कोई भी ट्राइजोल ग्रुप का फंजीसाइड लीजिए, टेबुकोनाजोल है, हेक्साकोनाजोल है, इसको लीजिए। साथ में आप अगर ये स्पेशली ये टेक्निकल चल रहा है आपके पास, जैसे टेबुकोनाजोल ले लिया, फॉलिक्योर में आता बायर कंपनी का है, टेबुकोनाजोल के साथ में ट्राइफ्लॉक्सट्रोबिन, इसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फंजीसाइड और ले लीजिए, जैसे कि M45 है, उसको आप और मिला लीजिए। और इनके साथ आप बैक्टीरिसाइड ज़रूर लीजिए। बैक्टीरिसाइड में मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, वेरिडामाइसिन लीजिए, चाहे आप कासुगामाइसिन लीजिए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लीजिए, बाकी आप बैक्टीरिसाइड ज़रूर यूज़ कीजिए। साथ ही साथ खेतों के अंदर ही बीमारी आ चुकी है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। राख जो घर की हमारे चूल्हे की राख है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो राख लीजिए, आप अच्छे से उसको छानिए। छानने के बाद उसमें आप या तो कार्बनडिज़म 50% या फिर आप थाइफेनेट मिथाइल, पीछे भी मैंने आप लोगों से बताया था, या फिर अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो कॉपर सल्फेट जो बाज़ार में नीला थोथा तूतिया के नाम से आता है, नीला थोथा है, वो 1 या 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से राख में अच्छे से मिलाइए, अपने खेतों के अंदर फेंक दीजिए। ऊपर से आप सिंचाई कीजिए। सिंचाई तभी करनी है दोस्तों जब मौसम एकदम खुला हो, ज़मीन है वो एकदम सूख चुकी हो। ऐसा नहीं कि बारिश रुक गई, बारिश रुकते ही के साथ में आप लोग पानी की भरमार स्टार्ट कर दो, बीमारी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। चाहे आप कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, जब तक खेत से नमी नहीं जाएगी इस बीमारी पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। बड़े टेक्निकल यूज़ कीजिए, ट्राइजोल ग्रुप का टेक्निकल यूज़ कीजिए, साथ में आप एंटीबायोटिक यूज़ कीजिए। पक्का इसको आप वहीं पे रोक सकते हो। जैसे मौसम खुलेगा आपकी जो फसल है दोबारा से रिकवर कर जाएगी। दोस्तों, हमारे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि जड़ें हैं वो जड़ें ही ख़त्म हो रही है, प्याज के जो पौधा होता है उनकी जड़ें ही ख़त्म हो रही। तो प्याज और लहसुन फसल के अंदर अगर जड़ों को दोबारा से विकसित करना है तो अपन को नीला थोथा यूज करना पड़ेगा, वो पानी के साथ चलाना पड़ेगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, जिसको अपन कहीं कहीं पर तूतिया बोलते हैं, उसको आप पर एकड़ के हिसाब से 1 या 2 किलो नीचे से यूज कीजिए, तो आपकी जड़ें हैं दोबारा से रिकवर हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बिल्कुल रामबाण इलाज बता दिया, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मौसम खुलने का इंतज़ार कीजिए, मौसम खुलेगा, मौसम शुष्क होगा, ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएगी, कंट्रोल होती चली जाएगी। स्प्रिंकलर बिल्कुल यूज़ मत कीजिए जहाँ पे ये बीमारी आई हुई है, मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। और स्प्रेइंग शेड्यूल लगातार हर 7वें दिन स्प्रेइंग चलाते रहिए। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि हमने जिन खेतों के अंदर जड़ों की समस्या है, जड़ें खत्म हो चुकी है प्याज फसल की, तो उनको दोबारा से उनको विकसित करने के लिए अपन कौन सा टेक्निकल यूज़ करते हैं, अपने खेतों के अंदर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं।